सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात डीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेमे फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बाल विकास में हमारा बहुविकल्पी प्रश्न हो चुका है, कराया जा चुका है। अगर आप बाल विकास का बहुविकल्पी प्रश्न नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनाई गई है बाल विकास के नाम से, राजन सीरीज बाल विकास के नाम से फर्स्ट सेमेस्टर डीलर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पे जाकर के आप बहुविकल्पी प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका सबसे पहला जो पेपर होता है वो बाल विकास ही होता है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बाल विकास होता है। लेकिन कब, जब आप पढ़ेंगे तब। अदरवाइज क्या होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बच्चा एडमिशन लिया है उसके लिए बाल विकास एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, क्योंकि और भी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका सामाजिक अध्ययन हुआ, वो आप कहीं न कहीं उससे आप रूबरू हुए हैं, यानी आप उससे परिचित हैं, सामाजिक अध्ययन से। मैथ से सम आप परिचित हैं, साइंस से परिचित हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप लगभग-लगभग उन सब सारी सब्जेक्टों से आप परिचित होते हैं। केवल आपके 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो नए होते हैं। एक तो आपका हो जाता है कौन-सा? एक आपका बाल विकास हो जाता है। पहला कौन हो जाता है? एक बाल विकास हो जाता है। बाल विकास बाल विकास और दूसरा आपका हो जाता है कौन सा? शिक्षण अधिगम के शिक्षा सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक, यही 2 सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया होता है और इसको वाकई में अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि बाल विकास इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप बाल विकास को अच्छे तरीके से, यानी चिंतन और मनन के द्वारा पढ़ेंगे, तर्क के द्वारा पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट है ये बिल्कुल। वो सारी चीजें उन बच्चों पे लागू होती है जो आपके घर में हैं। वही सब्जेक्ट आपका ये बाल विकास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा समय गंवाने से कोई मतलब नहीं है। आपका जो एग्जाम का डेट है वो धीरे धीरे, डेट तो अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन उसका टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। कह रहा है जो बालक हैं उनमें हम कल्पना शक्ति का विकास कैसे करें। तो मतलब कल्पना शक्ति का मतलब ये होता है कि कैसे बच्चा उस चीजों को सोच पाए, यानी कैसे कल्पना कर सके। जैसे बच्चा अगर कोई चीज देखा नहीं है तो क्या होता है कि जब वो कोई भी बच्चा होता है जब अपने दादा के पास या अपने पिताजी के पास जब बैठता है तो पिताजी क्या करते हैं, उसको कहानियां सुनाया करते हैं और कहानियों के माध्यम से आप बीती बातें बताया करते हैं। यानी अपने ऊपर जो बातें बीती हुई होती हैं पिछले कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, 25 साल पहले, वही चीजें बच्चों को बताई जाती है। तो इससे बच्चा क्या होता है कि उस चीज की कल्पना करता है, चीजों को सोचता है, अच्छा ये वाकई में ऐसे रहा होगा। कल्पना का मतलब, जैसे अगर बच्चों को बताया जाए कि पहले रहट के द्वारा सिंचाई की जाती थी, तो उसे रहट नहीं पता होगा, उसे रहट नहीं पता होगा। लेकिन जब हम उसको चित्र दिखाएंगे कि हाँ ऐसे होता था, रहट के द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता था और उसमें बैल बंधे हुए रहते थे, तो जब उसको दिखाएंगे तो वो बच्चा, उसके अंदर अगर वो कहीं से एक बार देखा है तो उसके दिमाग में कल्पना शक्ति का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा और वो सोचेगा अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है कि उसमें लगे होंगे बैल, आगे चल रहा होगा, खींच रहा होगा तो पानी निकल रहा होगा। ठीक है, तो यही आपकी कल्पना शक्ति हो जाती है, यानी बच्चे की कल्पना शक्ति यही होती है। कल्पना शक्ति का विकास ऐसे ही होता है। कल्पना शक्ति का विकास इसी तरीके से होता है कि बच्चे को उस चीज के बारे में जब आप बताएंगे तो बच्चा कल्पना करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो कह रहा है बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो पहला माध्यम हमारा क्या है, कहानियां सुना करके। किसके माध्यम से? कहानियां सुना करके। कहानियां कहानियां सुनाकर। और दूसरा एक मेथड है कि भाषा ज्ञान का विकास करके। दूसरा है
देखिए, एक मिनट। देखिए, थोड़ा सा। चलिए, दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? भाषा ज्ञान का विकास करके। भाषा ज्ञान का विकास करके। ठीक। विकास करके हम कल्पना शक्ति क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। यानी बच्चे की भाषा की ज्ञान, भाषा के ज्ञान में हम और भी विकास कर दें। यानी उससे अच्छी अच्छी चीजें बताएं, और उसको भाषा से संबंधित ज्ञान कराएं, जिससे क्या होगा कि उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी। चलिए, अगला कह रहा है, थार्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए? तो आपको पता है थार्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम बताए। थार्नडाइक ने मुख्यतः कितने नियम बताए हैं? 3 नियम। थार्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम बताए हैं। कौन कौन सा है? पहला नियम हो जाएगा आपका अभ्यास का नियम। पहला क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास। पहला अभ्यास का नियम। नियम। और दूसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा तत्परता का नियम हो जाएगा। क्या है? तत्परता का नियम। ठीक। नियम। ठीक। यही है। थार्नडाइक ने मुख्यतः कितने नियम बताए हैं? तो थार्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम बताए हैं। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा तत्परता का नियम। ठीक है, ये है। अगला प्रश्न करा, अध्ययन की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? यानी अधियम का मतलब होता है सीखना। सीखने की 2 प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? तो आप कह सकते हैं कि जब बच्चा स्वयं के द्वारा कोई चीज सीखता है, तो उसमें वो उसकी जो अधिगम होती है और भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। यानी स्वयं करके चीजों को सीखे। तो पहला एक हो जाएगा क्या? करके सीखना। करके सीखना। और दूसरा आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण का मतलब किसी चीज को दोहरा करके। अनुकरण। अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक। ये है। एक करके सीखना और दूसरा अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब ये होगा, जब आप बच्चे को कोई चीज बताते हैं, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जब वो बोलने में असमर्थ होता है, यानी उतनी अच्छी से बात नहीं बोल पाता है, तो आप उसे उस चीज को बोल करके उससे अनुकरण करवाते हैं। जैसे कहते हैं मामा बोली, तो बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे कोशिश करता है उसको दोहराने का। तो धीरे धीरे जब वो दोहराना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी अधिगम क्या हो जाती है? और भी प्रभावशाली हो जाती है, और बच्चा वो सीख जाता है। अगला, रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। क्या है? रुचि और ध्यान में संबंध। तो रुचि और ध्यान एक ही सिक्के क्या होते हैं? 2 पहलू होते हैं। यानी अगर किसी भी काम में आपकी रुचि नहीं है, तो उसमें ध्यान नहीं लगेगा। अगर आपको पढ़ने बैठा दिया जाए, किसी बच्चे को जबरदस्ती पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए, और उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, तो उसका ध्यान नहीं रहेगा पढ़ने में। यानी वो अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जब ध्यान नहीं लगा पाएगा, तो उससे संबंधित जो ज्ञान है उसको अर्जित नहीं कर पाएगा। अब रही बात रुचि की, अगर हम कर लें, तो जिस चीज में ध्यान नहीं रहेगा, तो रुचि कहाँ से पैदा होगी? तो इसीलिए कहा गया है कि रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के क्या होते हैं? 2 पहलू होते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे क्या? कि रुचि रुचि एवं ध्यान एक सिक्के के
एक सिक्के के दो पहलू हो हैं, पहलू हैं। एक के अभाव में, एक के अभाव में दूसरा अधूरा रह जाएगा, दूसरा अधूरा रह जाएगा, है ना? यानी एक के भाव में अगर रुचि नहीं है तो ध्यान अधूरा रह जाएगा, और ध्यान नहीं है तो हमारी रुचि अधूरी रह जाएगी। ठीक है? क्योंकि क्या करते हैं, किसी कार्य को हम ध्यान पूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी क्या हो, रुचि। तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न पांचवा कह रहा है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? कह रहा है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। एक तो आपका वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा? एक वस्तुनिष्ठ हो गया, वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, विधि। और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? आत्मनिष्ठ विधि, या एक और प्रक्षेपण विधि लिख लीजिए पहले। प्रक्षेपण या प्रक्षेप विधि, प्रक्षेप विधि। और तीसरी आपकी हो जाएगी, एक आत्मनिष्ठ विधि कर लीजिए या साक्षात्कार विधि कर लीजिए। चलिए हम साक्षात्कार विधि के लिए देते हैं। साक्षात्कार विधि ये भी होती है। ठीक है, ये होगा वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेप विधि, साक्षात्कार विधि। तो ये व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां हैं। चलिए अगला कह रहा है स्मृति अथवा स्मरण क्या है? स्मृति अथवा स्मरण क्या है? तो देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करें तो स्मृति का अर्थ होता है किसी चीज को याद रखना। जैसे अभी आपका पेपर इस होने वाला है, यानी ये पता है कि 20 से 25 दिन में या एक महीने में आपका पेपर अवश्य होगा। तो इस समय जो आपकी स्मरण शक्ति होगी ना, वो बड़ी फास्ट होगी, बड़ी तेजी से कोई चीज आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी रुचि पैदा हो गई है उस चीज में। रुचि पैदा हो गई है, जब आपकी उस चीज में रुचि पैदा हो गई है तो आपकी स्मृति ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही 3 महीने पहले, अरे अभी बहुत समय है, ये सोचते हैं अरे अभी बहुत समय है एग्जाम होने में। तो उस समय जो आप पढ़ते थे, उसमें पढ़ते समय अधिगम जो होता था, अधिगम में पठार बन जाता था। अधिगम में क्या हो जाता था, पठार बन जाता था। कहने का मतलब, जैसे 2 घंटा हम पढ़ते थे तो कुछ समय के बाद क्या होती है, चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं। लेकिन आज आप वही चीज देख लीजिए, आज आप बैठते हैं 4 घंटे 5 घंटे बड़ी आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ लेते हैं, और वो आपको कंठस्थ भी हो जाता है, यानी स्मरण भी हो जाता है। ठीक है? तो वही कह रहा है स्मृति अथवा स्मरण क्या है? तो स्मृति, सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ होता है, इसको लिख सकते हैं सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ, अर्थ है, अर्थ याद रखना है। क्या है? याद रखना, है ना? क्या करना होता है? याद रखना है। ठीक है? अब मिस्टर वुडवर्थ जी ने, एक वैज्ञानिक हैं वुडवर्थ जी, वुडवर्थ के अनुसार, इसको आप रेड से लिख सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, के अनुसार वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है, उसको याद रखना, उसको याद रखना ही
स्मृत कहलाती है। क्या कहलाती है? स्मृत कहलाती है। ठीक, ये हुआ। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही हमारी क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। ठीक है, ये स्मृति की परिभाषा हुई। स्मृति का सामान्य अर्थ होता है याद रखना, और मिस्टर वुडवर्थ जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति कहलाती है। यानी जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे एग्जाम देने जाएंगे तो जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर उसको आप एग्जाम में लिख पाए तब तो वो चीजें आपको याद रहा, यानी स्मरण रहा। अगर वहां पे नहीं लिख पाए तो चीजें आपके अंदर से क्या हो गई? भूल गई हैं। ठीक है, चलिए अगला, वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। वृद्धि एवं विकास से संबंधित, वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो कारकों के नाम लिखिए। तो वृद्धि एवं विकास संबंधित दो कारक प्रमुख हैं। पहला क्या है? दो कारक, दो कारक प्रमुख हैं। पहला क्या है? नंबर एक आपका हो जाएगा लैंगिक अंतर। क्या? लैंगिक, लैंगिक अंतर। यानी वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारक हैं। एक आपका लैंगिक अंतर हो गया जिसमें हमको यह अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? बालक का भोजन। बालक का भोजन, बालक का भोजन ये है। एक लैंगिक अंतर होता है और दूसरा होता है बालक का भोजन। यानी वृद्धि एवं विकास में बालक जैसी जिस हिसाब से वो अपना भोजन करेगा, यानी इसका भोजन जिस तरीके से दिया जाएगा, पौष्टिक आहार दिया जाएगा, तो उसमें वृद्धि और विकास अच्छी होगी। नहीं तो क्या होगा कि अगर उसको पौष्टिक आहार नहीं दिया गया, अच्छा भोजन नहीं दिया गया, तो उसके वृद्धि और विकास में कहीं न कहीं रुकावट पैदा होगी। तो ये वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो कारक हैं। अगला कारक चिंतन क्या है? 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है कि चिंतन क्या है? तो चिंतन जो हमारी होती है, ये एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, और इसका आधार जो होता है वो डायरेक्ट और स्मृति होता है। यानी डायरेक्टीकरण और स्मृति होती है। तो हम लिख सकते हैं कि चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार, इसका आधार, इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्षीकरण और स्मृत होता है। क्या होता है? स्मृत मतलब याद रखना, स्मृत होता है। ठीक है, और चिंतन हमको तब, किसी चीज पे चिंतन तब होता है हमको जब हमारे सामने कोई समस्या होती है। जब हमारे सामने कोई समस्या, जब हमारे सामने कोई समस्या होती है, तभी चिंतन का विकास होता है, या चिंतन पैदा होती है, पैदा होती है। ठीक है, यही आपका चिंतन है। चलिए अगला, कल्पना क्या है? अब कह रहे हैं कल्पना क्या है? तो कल्पना जो होता है, कल्पना हमारी, जैसे अभी आपको बताया गया कि कोई चीज जब आपको बता दी जाती है, कहानी के माध्यम से बता दी जाती है, तो आप बहुत चीजों, उससे संबंधित बहुत दूर तक आप चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यानी दूर वस्तुओं के संबंध में आप चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, वही आप क्या हो जाती है? कल्पना हो जाती है। तो एक वैज्ञानिक है मैकडूगल जी, तो मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार
कल्पना, कल्पना, मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ, दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। वस्तुओं के संबंध का क्या है? संबंध का चिंतन है। चिंतन है। ठीक, ये है। जैसे जैसे बालक में, जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। ठीक है। जैसे जैसे बालक में भाषा का विकास होता जाएगा, उसकी कल्पना शक्ति क्या होती जाएगी, वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर, तर्क क्या है? कर है तर्क क्या है? जैसे आप रीजनिंग जो होती है वो आपकी तर्क ही होती है। ठीक है। तो तर्क जो होती है वो, तर्क जो उत्पन्न होती है वो कहाँ से? हमारे चिंतन से उत्पन्न होती है। जब हम चिंतन करेंगे तो हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके का तर्क आएगा। जैसे कोई समस्या पड़ गई, जब समस्या पड़ जाती है तो आप क्या करते हैं? चिंतन बैठ जाते हैं। जब चिंतन होता है तो वहां उस समस्या का समाधान भी निकलता है। और जिस तर्क के माध्यम से आप समस्या का समाधान निकालते हैं, वही आपका तो एक तर्क होता है ना। जो मतलब जिसके माध्यम से आप समस्या का समाधान निकालते हैं, वही आपका एक लॉजिक हो जाता है, तर्क हो जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है, तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है, उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान, जिसमें 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 किसी समस्या का, किसी समस्या का समाधान, समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभव को नए ढंग से संगठित किया जाता है। समाधान करने के लिए पहले अनुभव को, पहले अनुभव को नए ढंग से, नए ढंग से क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। नए ढंग से संगठित किया जाता है। ठीक, नए ढंग से क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। ठीक है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है, बालक
कुछ टेक्निकल इशू हुआ सिस्टम में, ठीक है, इसलिए हो नहीं पा रहा है। आई थिंक इसी को इस क्लास पे यहीं पे खत्म करना चाहिए हमको। और हम नेक्स्ट क्लास इसके आगे से प्रश्न को बताएंगे, पढ़ाएंगे। आपको तर्क क्या है इसके बारे में भी एक बार बता दिया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से सही से हो नहीं पा रहा है, कुछ फॉल्ट आ गई है, टेक्निकल इशू है, तो इसलिए सही से चल नहीं पा रहा है। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं। बालक जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे बढ़ता है, उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। क्या आ जाता है? उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, ये चीज का तर्क क्या है? तो ये प्रश्न 10 तक ही हम पाएंगे, इसके बाद चूंकि टेक्निकल इशू है कुछ वजह से और ये हो नहीं पा रहा है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी इशू को देख लिया जाए क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर आप 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, उसका क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।